अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये 11वीं नशिस्त होने जा रही है इस्लामिक एक्सपेंशन सीरीज़ की। पिछली नशिस्त में हमने ये बात की थी कि मुसलमान अमेसा का मुहासरा करते हैं और इस मुहासरे में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद बाज़ंतीनियों की जानिब से जो फ़ौज इकट्ठा की जा रही थी अब वो हरकत में आ चुकी थी और इसकी खबर हज़रत अबू उबैदा को दे दी जाती है। हज़रत अबू उबैदा मुसलमानों के साथ पीछे के मुकाम पर जाने की मंसूबाबंदी करते हैं, जहां पर ये इस बाज़ंतीनी फ़ौज का सामना करेंगे। मुसलमान यरमूक के मशरिकी हिस्से में खैमाजन होते हैं और इनके मशरिक में अज़रा की शुमाल से मशरिक तक फैली हुई लावा पहाड़ियाँ और जबल अल दरूज़ के पहाड़ नज़र आते थे। रवायात में आता है कि दोनों फ़ौजों के दरमियान एक तवील अरसा मुज़ाकरात कायम रहे, लेकिन कई हफ्ते चलने वाले मुज़ाकरात के बावजूद जंग नागुज़ीर हो चुकी थी। बात करें अगर फ़ौजों की तादाद की, तो मुसलमान फ़ौज की तादाद तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब बताई जाती है, जिसमें 5,000 यमनी तीरंदाज मौजूद थे और 1,000 वो प्यादा फ़ौज जिसे इब्तदाई मुस्लिम हमलों का तजुर्बा था। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी फ़ौज, इसकी तादाद 70,000 से लेकर 1 लाख के करीब बताई जाती है, यानी तकरीबन ये फ़ौज मुसलमानों से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा तादाद में थी। एक नज़र डालें अगर मैदान जंग पर, तो मगरिब और जनूब में ये मैदान गहरी खाइयों से घिरा था। मगरिब में वादी अल रकाद, जिसमें दरियाए यरमूक बहता था, ये दरिया शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब तक 11 मील तक एक गहरी खाई के साथ बहता था। ये खाई चंद मुकामात पर अबूर की जा सकती थी, लेकिन सिर्फ एक मरकज़ी गुज़रगाह थी, जहां आज कैफरल माउन गांव वाक़या है। इस मैदान जंग के शुमाल और मशरिक में सहरा था, जबकि इसका मरकज़ी हिस्सा हमवार था, सिवाय एक छोटी पहाड़ी के जिसे सेमेन कहा जाता है। 14 अगस्त बाज़ंतीनी फ़ौज सफ़बंदी शुरू करती है। इस फ़ौज का कमांडर सिपाह सलार वहान था, जो कि एक आर्मीनियन जनरल था। इस फ़ौज के 5 मुख्तलिफ हिस्से थे और हर हिस्से का एक अलग से कमांडर मौजूद था। बात करें फ़ौज के दाएं बाजू की, तो यहाँ पर क़यादत कर रहा था कनातीर, जबकि बाएं बाजू की क़यादत ग्रेगरी ने संभाली थी। बाकी मरकज़ी हिस्सों की क़यादत वहान और डेरजान कर रहे थे। इसके अलावा बाज़ंतीनी फ़ौज में कुछ गज़ानी घोड़सवारों का एक दस्ता तैयार किया गया, एक वैनगार्ड दस्ता, जिसका मकसद इलाके में फैलकर दुश्मन फ़ौज पर नज़र रखना था और इनमें होने वाले तमाम हरकत की खबर बाज़ंतीनी फ़ौज को लाकर देना था। दूसरी तरफ मुसलमानों में क्या हो रहा था? मुसलमान फ़ौज की क़यादत कर रहे थे हज़रत अबू उबैदा, जिन्हें खलीफा की तरफ से तैनात किया गया था। लेकिन हालात का जायज़ा लेते हुए हज़रत अबू उबैदा एक फ़ैसला करते हैं, एक बहुत ही अहम फ़ैसला। ये हज़रत खालिद बिन वलीद को फ़ौज की कमानदारी सौंप देते हैं, यानी अब हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ौज के सिपाह सलार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ौज की तश्कील कुछ इस तरीके से की। इन्होंने मुसलमान फ़ौज को रूमी फ़ौज के अर्ज़ का मुकाबला करने के लिए कहा। मुसलमान फ़ौज क्योंकि तादाद में कम थी, इसीलिए फ़ौज की गहराई ज़्यादा नहीं थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रूमी फ़ौज का मुशाहिदा करने के लिए एक घोड़सवार फ़ौज का वैनगार्ड दस्ता तैयार किया। बात करें अगर प्यादा फ़ौज की, तो इसको 9 यूनिट पर मुश्तमिल 4 कोर में तकसीम किया गया। सामने प्यादा फ़ौज और इनके पीछे तीरंदाज मौजूद थे और हर बाजू और मरकज़ के पीछे 3 घोड़सवार फ़ौज के यूनिट मौजूद थे। इसके अलावा हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ घोड़सवार दस्ते ज़ख़ीरे के तौर पर फ़ौज के पीछे रखे। हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ौज का मंसूबा तैयार करते हैं। ये मंसूबा हमले का नहीं, बल्कि अपनी फ़ौज के दिफा का था और रूमियों को थका देने का था। इसके पीछे वजह बेहद वाज़ेह थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ौज की तादाद से बाखूबी वाकिफ़ थे और इस कम तादाद के साथ
दुश्मन पर हमला करना मुनासिब फैसला नहीं था। दोनों फ़ौजें लड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। दोनों फ़ौजों के जनूबी पहलू दरियाए यरमूक की वजह से महफूज थे और शुमाल में इनके सहरा था, यानी सहरा को इस्तेमाल किया जा सकता था दुश्मन फ़ौज को आउट फ्लैंक करने के लिए, यानी उनका घेराव करने के लिए। 15 अगस्त 636 ईस्वी बाज़ंतीनी फ़ौज हमला करने के लिए तैयार थी। इनका वैनगार्ड गज़ानी घोड़सवारों का दस्ता मरकज़ी फ़ौज के बाएं बाजू में आकर शामिल हो जाता और ऐसा ही मुस्लिम वैनगार्ड दस्ते की जानिब से भी किया जाता। दोपहर का वक्त था जब ये रूमी फ़ौज की 1/3 प्यादा फ़ौज आगे बढ़ती है और ऐसा ही मुस्लिम फ़ौज की जानिब से भी किया जाता है। ये दोनों प्यादा फ़ौज एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं कि इसी दौरान बाज़ंतीनी तीरंदाज ये मुसलमानों पर तीरों की बारिश करते हैं। ऐसा ही मुसलमानों की जानिब से भी किया जाता है। दोनों फ़ौजें काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि बाज़ंतीनी फ़ौज की रफ्तार बेहद आहिस्ता थी और इसकी एक वजह थी। वो वजह ये थी कि ये लोग मुसलमान फ़ौज का एक गहरा मुशाहिदा करना चाह रहे थे। इसीलिए कुछ देर लड़ने के बाद दोनों फ़ौजें वापस अपने इब्तदाई मुकामों पर पहुंच जाते हैं। पहले दिन की लड़ाई का इख्तिताम हो चुका था और दोनों फ़ौजें अपने कैंप्स में लौट चुकी थी। रात में बाज़ंतीनी फ़ौज के कुछ घोड़सवारों का दस्ता मुसलमान फ़ौज की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ से कुछ मुहाफ़िज़ घोड़सवार फ़ौजों का दस्ता मौजूद था। जब बाज़ंतीनी घोड़सवार मुसलमान घोड़सवारों को देखते हैं तो ये लोग वापस अपने कैंप में लौट जाते हैं। इस हरकत का कोई ख़ास मकसद बज़ाहिर नज़र नहीं आया, लेकिन इसके पीछे बाज़ंतीनी कैंप में कुछ अहम काम हो रहा था। इनका मंसूबा था मुसलमान फ़ौज पर दिन चढ़ने से पहले हमला करना। अब तक बाज़ंतीनी फ़ौज ये जान चुकी थी कि मुसलमान सुबह के वक्त फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं और ये इसी का फ़ायदा उठाते हुए नमाज के दौरान इन पर हमला करना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने फ़जर के वक्त फ़ौज की सफ़ें दुरुस्त कर ली थी और ये लोग मुसलमान कैंप की तरफ रवाना हो गए। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का मुहाफ़िज़ दस्ता काम आता है। ये लोग इस फ़ौज को दूर से आता देखते हैं और वापस अपने कैंप में लौटकर मुसलमानों में ये ख़बर फैला देते हैं। मुसलमान फ़ौज भी जल्द अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लेती है कि इसी दौरान बाज़ंतीनी फ़ौज मुसलमानों के कैंप भी पहुँच जाती है। लेकिन ये लोग बेहद हैरान थे और परेशान थे कि आखिर इस वक्त ये फ़ौज इतने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी सफ़ों में कैसे मौजूद है। बहरहाल जंग के दूसरे दिन का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। बाज़ंतीनी फ़ौज का मंसूबा था मुस्लिम फ़ौज के मरकज़ी हिस्सों को लड़ाई में मसरूफ़ रखना और इस दौरान इनके बाजुओं पर, इनके विंग्स पर प्रेशर डालना, दबाव डालना। मंसूबे के तहत बाज़ंतीनी फ़ौज के बाएं हिस्से ने मुसलमान फ़ौज के दाएं हिस्से पर हमला बोल दिया, लेकिन मुसलसल 2 दफ़ा ज़ोर लगाने के बावजूद ये लोग मुस्लिम फ़ौज के इस हिस्से को तोड़ नहीं पाए। यहाँ बाज़ंतीनी फ़ौज अपनी तादाद का इस्तेमाल करती है, इसका फ़ायदा उठाती है। ये लोग अपनी पहली सफ़ में मौजूद थके हुए फ़ौजियों को पिछली सफ़ के फ़ौजियों से तब्दील कर देते हैं। बाज़ंतीनी फ़ौज अब मुसलमानों पर हावी होने लगती है कि मुसलमान फ़ौज पीछे हटती है और कुछ फ़ौजी अपने कैंप की तरफ जाते हैं जबकि बाकी मरकज़ी हिस्से में शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह से पीछे मौजूद घोड़सवार दस्तों को मौका मिलता है कि वो रूमी फ़ौज को रोक सके, लेकिन ज़्यादा देर ये घोड़सवार इस फ़ौज को रोकने में नाकाम रहते हैं और आखिरकार इन्हें भी वापस कैंप जाना पड़ता है। इस दौरान रूमी फ़ौज के दाएं हिस्से में आखिर क्या चल रहा था, तो यहाँ का दाएं हिस्सा, इसकी प्यादा फ़ौज उस वक्त की बेहतरीन फ़ौजों में से एक थी। ये फ़ौज मुसलमानों के बाएं हिस्से पर काबिज़ होने लगती है कि आखिर मुसलमानों को वापस कैंप लौटना पड़ता है, जैसे बाएं बाजू के अंदर किया गया।
एक बार फिर वही होता है जो कि बाईं तरफ मुसलमान ग्रुप के साथ हुआ। इनके कैंप में मौजूद बीवियाँ इन्हें वापस रोमी फ़ौज से लड़ने के लिए कहती हैं और ये फ़ौज सफ़ बंदी करके दोबारा रोमी फ़ौज के साथ लड़ना शुरू करती है। यहाँ पर रुककर दो अहम सवालों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। पहला ये कि आखिर मुसलमान फ़ौज को कैसे इतना वक्त मिला कि वो वापस अपने कैंप लौट सके और तैयार होकर दोबारा जंग में शामिल हो। इसका जवाब ये है कि मुसलमान फ़ौज वज़न के एतबार से बेहद हल्की थी, क्योंकि इनके पास कोई भारी जंगी सामान मौजूद नहीं था। इसके बरक्स रूमी फ़ौज, जिनके पास भारी ज़रा और जंगी सामान तलवारें मौजूद थे, इनकी रफ्तार बेहद आहिस्ता थी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ंतीनी फ़ौज के ज़ख़ीरा फ़ौजी दस्ते ये मुसलमानों के मरकज़ी दस्तों पर हमलावर क्यों नहीं होते जिस दौरान मुसलमान अपने कैंप लौटते। इसकी वजह यह है कि बाज़ंतीनी फ़ौज मुसलमानों के घोड़सवार ज़ख़ीरा दस्तों से खौफज़दा थे और साथ ही इन्हें ये भी ख़तरा था कि ये मुसलमान फ़ौज सहरा का इस्तेमाल करते हुए इन्हें आउट फ्लैंक कर सकती है, क्योंकि मुसलमान फ़ौज पहले भी कई दफ़ा ये तरकीब लगा चुकी थी। वापस चलते हैं जंग की तरफ। दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी और हज़रत खालिद बिन वलीद बेहद गौर से पूरी जंग का जायज़ा ले रहे हैं, जिस दौरान मुसलमान फ़ौज के दाएं और बाएं ग्रोह ये वापस बाज़ंतीनी फ़ौज से लड़ने आ रहे थे और इनके घोड़सवार दस्ते जब हज़रत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचते हैं तो हज़रत खालिद बिन वलीद इनके साथ मिलकर बाज़ंतीनी फ़ौज के दाएं ग्रोह पर हमला बोलते हैं। बाज़ंतीनी फ़ौज, जो कि ये हमला बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उनके लिए सिचुएशन हाथ से फिसलने लगती है। ये लोग वापस अपनी इब्तदाई मुकाम पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचते वक्त इनके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। अब एक तरफ हालात मुसलमान फ़ौज के हक़ में हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के बाएं जानिब एक बार फिर बाज़ंतीनी फ़ौज मुसलमानों पर हावी होने लगी। हज़रत खालिद बिन वलीद एक क्विक डिसीजन इस मौके पर लेते हैं। ये कुछ घोड़सवारों को बाज़ंतीनी फ़ौज के दाएं और मरकज़ी हिस्से के दरमियान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए इन पर हमला करने के लिए कहते हैं। ये घोड़सवार दस्ता उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बाज़ंतीनियों के दाएं हिस्से पर हमलावर होता है। एक बार फिर हज़रत खालिद बिन वलीद का बेहतरीन फ़ैसला। बेशक यहाँ की रोमी फ़ौज बेहद अच्छी थी, लेकिन जल्द ही इस रोमी फ़ौज को वापस जाना पड़ता है अपने मुकाम पर, अपने इब्तदाई मुकाम पर। आखिरकार दूसरा दिन भी इख्तिताम को पहुँच चुका था और दोनों फ़ौजों को तकरीबन एक जैसा नुकसान हुआ था, लेकिन रोमी फ़ौज के दाएं हिस्से के बहुत ज़्यादा फ़ौजी मारे जा चुके थे और अगले दिनों में मुसलमानों को इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। जंग का तीसरा दिन दोबारा फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने थी, लेकिन इस दफ़ा शुरुआत की दोनों तरफ से तीरंदाज़ों ने। बाज़ंतीनी फ़ौज का मेन टारगेट मुसलमान फ़ौज का मरकज़ी और दायां हिस्सा था। शुरुआत में रूमी फ़ौज को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जल्द ही मुसलमान फ़ौज एक बार फिर पीछे हटने लगती है। रूमी फ़ौज मुसलमानों को इनके कैंप तक धकेलने में कामयाब रहती है। मुसलमान फ़ौज पर दबाव बेहद बढ़ चुका था और इनकी पूरी कोशिश थी कि बाज़ंतीनी इनकी सफ़ें तोड़ ना पाए कि इसी दौरान मुसलमान फ़ौज के दूसरी सफ़ में मौजूद कुछ घोड़सवार दस्ते ये बाज़ंतीनियों को आउटफ्लैंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनातीर बेहद होशियारी से इस चाल को भांप लेता है और ये अपने कुछ घोड़सवार दस्तों से इस आउटफ्लैंक करने की तरकीब को रोक देता है। हज़रत खालिद बिन वलीद, जो कि समझते हैं कि मुसलमान बाईं जानिब एक बेहतर पोजीशन में है, ये अपने ज़ख़ीरा घोड़सवारों के साथ दाईं जानिब रोमन फ्लैंक पर हमला करते हैं। बाज़ंतीनी कमानदार अपनी दूसरी सफ़ में मौजूद कुछ फ़ौजियों को पहली सफ़ में फ़ौज का अर्ज़ बड़ा करने के लिए भेजता है, लेकिन इसकी वजह से फ़ौज की गहराई कम हो चुकी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम फ़ौज आखिर इन पर हावी होने लगती है।
बहरहाल शाम का वक्त हो जाता है और दोनों फ़ौजें वापस अपने कैंप लौट जाती। बाज़ंतीनी फ़ौज बेचैन थी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद ये जंग को जल्द ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे। जंग के अगले दिन का आगाज़ होता है। आज बाज़ंतीनी फ़ौज का मंसूबा था कि मुसलमान फ़ौज को आधे में तकसीम कर देंगे और आधी फ़ौज पर हमलावर होने के बाद ये हर फ़ौज के गिरोह का घेराव करके उन्हें जल्द हरा देंगे। मंसूबे के मुताबिक बाज़ंतीनी फ़ौज का बायां हिस्सा मुसलमानों पर हमलावर होता है और जल्द ही ये मुसलमान फ़ौज के दाएं हिस्से पर हावी होने लगते हैं। मुसलमान फ़ौज एक बार फिर पीछे धकेली जा रही थी। इस हमले के दौरान मुसलमान फ़ौज के गिरोहों के दरमियान जगह खुलने लगी थी और बाज़ंतीनी इसी का इस्तेमाल करना चाहते थे। बाज़ंतीनी इन घुड़सवारों को इन गैप्स का इस्तेमाल करते हुए मुसलमान फ़ौज पर चढ़ाई करने के लिए कहते हैं। मुसलमानों को बेहद नुकसान हो रहा था और हज़रत खालिद बिन वलीद को अब कोई ऐसी चाल चलनी थी कि ये सब रुक सके। हज़रत खालिद बिन वलीद यहाँ पर एक हुक्म भेजते हैं फ़ौज के दूसरे हिस्से को। इस हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को मदद के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि हज़रत खालिद बिन वलीद इन्हें हुक्म देते हैं कि ये लोग अपने सामने मौजूद बाज़ंतीनी फ़ौज के साथ लड़ें और इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ हज़रत खालिद बिन वलीद अपने घोड़सवारों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। आधों को बाएं जानिब भेजा जाता है ताकि वो एक तरफ से और पीछे से बाज़ंतीनी फ़ौज पर हमला कर सकें, जबकि हज़रत खालिद बिन वलीद ख़ुद दूसरी तरफ बाज़ंतीनी फ़ौज पर हमलावर होते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की रीइंफोर्समेंट्स की वजह से मुसलमानों का मोराल एक बार फिर बढ़ता है और ये बाज़ंतीनियों पर एक बार फिर ज़ोर और शोर से हमला करना शुरू करते हैं। कई घंटे दोनों फ़ौजें एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। आखिरकार मुसलमानों को अपर हैंड मिलता है। बाज़ंतीनी फ़ौज जो कि तीन तरफ से घिर चुकी थी, इन्हें बेहद नुकसान होना शुरू हो जाता है। कई जाने जाने लगती हैं और आखिर इन्हें पीछे हटना ही पड़ता है। फ़ौज के इस बड़े हिस्से को गिरता देखकर कई रूमी फ़ौजी भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान रूमी फ़ौज का दायां हिस्सा मुसलमानों के साथ अभी भी लड़ाई में मसरूफ़। मुसलमान फ़ौज ने रूमी फ़ौज को अचानक चौंका दिया था, लेकिन आखिर रूमी फ़ौज के कमांडर एक बार फिर फ़ौज को मुनज़्ज़म करने में लग जाते हैं और फिर से मुसलमानों पर हमला करते हैं। मुसलमान फ़ौज जिनके पास तीरंदाज कम थे, ये कुछ ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पाते बाज़ंतीनियों पर, जबकि बाज़ंतीनी तीरंदाज मुसलमानों को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। मुसलमान इन तीरों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इन्हें पीछे जाना पड़ता है और इस दौरान रूमी फ़ौज मुसलमानों का ताक़ुब करती है। मुसलमानों की पोजीशन इस वक्त बैक फुट पर थी, लेकिन इनका बायां हिस्सा अभी भी बाज़ंतीनियों को तोड़ने में कामयाब रहता है, लेकिन जल्द ही ये मुस्लिम गिरोह भी नहीं बच पाता। आखिरकार बाज़ंतीनी फ़ौज मुसलमानों को इनके कैंप तक धकेल कर ले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जंग का ये दिन भी इख्तिताम को पहुंच जाता है। 19 अगस्त 636 ईस्वी। आज का दिन दोनों फ़ौजें आराम करने में गुजारती हैं, लेकिन आज की रात हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ौज में कुछ अहम तब्दीलियाँ करते हैं। पहली तब्दीली ये कि ये घोड़सवारों की एक बड़ी तादाद मुसलमानों के दाएं हिस्से में रखते थे और एक घोड़सवार दस्ते को सहरा में जाने के लिए कहा जाता है। आखिर इस सहरा में भेजे गए घोड़सवार दस्ते का क्या काम था, ये आने वाले दिन में वाज़ेह होने वाला था। 20 अगस्त, जंग का छठा दिन। दोनों फ़ौजें एक बार फिर एक दूसरे से जंग शुरू करते हैं। जंग शुरू होते ही हज़रत खालिद बिन वलीद एक हुक्म जारी करते हैं अपने घोड़सवारों को। ये हुक्म था कि बाज़ंतीनी फ़ौज के बाएं जानिब हमला किया जाए, लेकिन मुसलमानों का ये हमला रोक लिया जाता है बाज़ंतीनियों की जानिब से। बज़ाहिर बाज़ंतीनी मुसलमानों को हमले से रोक चुके थे, लेकिन यही चीज़ थी जो हज़रत खालिद बिन वलीद दरअसल चाहते थे, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद बाकी घोड़सवारों को बाज़ंतीनियों पर एक साइड से और पीछे से हमला करने के लिए कहते हैं। जल्द ही बाज़ंतीनी घोड़सवार मारे जाते हैं और अब बारी थी प्यादा फ़ौज की। ये प्यादा फ़ौज जिस पर तीन अतराफ़ से हमला किया जा रहा था, ये जल्द ही टूटने लगती है और ये लोग फ़ौज के मरकज़ी हिस्से में शामिल हो जाते हैं।
मुसलमान फ़ौज अब रूमी फ़ौज के मरकज़ को आउटफ्लैंक करते हैं और इन पर पीछे से भी हमला करते हैं, जबकि बाज़ंतीनी कमांडर इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और ये अपने बाएं विंग में मौजूद घोड़सवारों को इस तरफ मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए कहता है। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ंतीनियों के हाथ से वक्त निकल चुका था और ये लोग हज़रत खालिद बिन वलीद को रोकने में नाकामयाब रहे। जल्द ही रूमी घोड़सवार जंग छोड़कर भागने लगते हैं और मशरिक में बाज़ंतीनी फ़ौज, जो कि दो तरफ से मुसलमानों के हमले को रोक रही थी, वो भी अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इन हमलों को। हज़रत खालिद बिन वलीद के घोड़सवार बाज़ंतीनी फ़ौज का पीछे से भी घेराव कर लेते हैं और जल्द ही ये फ़ौज गिर जाती है। अब मुसलमानों का टारगेट था फ़ौज का मरकज़ी और दायां हिस्सा, लेकिन इससे पहले कि मुसलमान इन पर हमलावर हो सकते, ये फ़ौज खुद ही मैदान जंग छोड़कर पीछे भागने लगती है। इन लोगों का मकसद था दरियाए यरमूक को पार करना, लेकिन यहाँ पर वो फ़ौजी दस्ता, घोड़सवार दस्ता जिसे हज़रत खालिद बिन वलीद ने सहरा में भेजा था, वो काम आ गया। ये घोड़सवार दस्ता इन्हें इस दरिया को अबूर करने से रोक लेता है। बाज़ंतीनी फ़ौजियों को अंदाज़ा हो चुका था कि वो लोग एक जाल में फंस चुके हैं और ये लोग एक दिफाई लाइन, एक डिफेंस लाइन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले ये इसको तश्कील दे पाते, मुसलमान फ़ौज इन्हें शुमाल से और मशरिक़ से इन पर हमलावर हो जाती है और आखिरकार एक बड़ी तादाद के अंदर बाज़ंतीनी फ़ौजी यहाँ मार दिए जाते हैं। जंग का इख्तिताम हो चुका था और मुसलमान जंग जीत चुके थे। तकरीबन आधी से ज़्यादा बाज़ंतीनी फ़ौज इस जंग में मारी जा चुकी थी, जबकि मुसलमान फ़ौज का सिर्फ 5 में से 1 हिस्सा शहीद होता है। ये जंग तारीख़ी एतबार से बेहद अहम जंग है, क्योंकि ये पहली बार था कि मुसलमानों ने बाज़ंतीनी फ़ौज की इतनी बड़ी तादाद के साथ मुकाबला किया और इसकी वजह से बाज़ंतीनियों की कमर भी टूट चुकी थी। यानी अब मुसलमानों को काबू करना इनके बस से बाहर था। मामलात बेहतरी तक तो पहुंच चुके थे यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ ससानियों की तरफ हालात एक बार फिर गर्म होना शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ आखिर ऐसी क्या तब्दीली हो रही थी जिस पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है, ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।